मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज का बेटे जो थॉट है, पहले मैं थॉट के बारे में बात करता हूँ। कहते हैं कि निखरती है मुसीबतों से शख्सियत इंसान की, निखरती है मुसीबतों से शख्सियत इंसान की, जो चट्टानों से ही न उलझे वो झरने किस काम के। बिल्कुल सही बात है बेटा कि इंसान जो है मुसीबतों की भट्टी में तप कर ही सही ढंग से तैयार होता है। तो ठीक है, ये मुसीबत हमारे सामने है, लेकिन हमने इस मुसीबत में भी अपने आप को जो है बना करके रखना है, अपने आप की स्टडी को जारी रखना है, ताकि हम जो है जब हमारा अच्छा टाइम आए तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, हमारा सिलेबस जो है सही ढंग से रन करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैश बुक आप कर रहे थे, आपने सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखा था। ठीक है ना बेटे, आज हम जो करेंगे वो आपकी है डबल कॉलम कैश बुक, या इसको हम 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं। और 2 कॉलम में इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से कॉलम होंगे? कैश का कॉलम तो होगा ही होगा, कैश का कॉलम तो होगा ही होगा, इसके अलावा बैंक का कॉलम भी इसमें बनाया जाएगा कैश बुक के अंदर। जैसे आप क्या कर रहे थे कि फॉर्मेट में बना के आपको बताऊं कि जिस तरह से हम कैश बुक का फॉर्मेट ये बना रहे थे, देखिए बस इसमें क्या होगा कि दोनों साइड में एक बैंक का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। किसका कॉलम ऐड हो जाएगा? बैंक का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। यानी हमने यहां पर जो अमाउंट के कॉलम है वो 2 बनाना है, एक कैश के लिए अमाउंट और एक बैंक के लिए अमाउंट। देखिए इस तरह से ये हमने जो है 2 कॉलम यहां बना दिए, ठीक। और ये हमारा जो है यहाँ पर एलएफ का कॉलम आपने बनाना है, और यहाँ डेट के लिए जो जगह छोड़नी है आपने, ये डेट का कॉलम है। ठीक है, इसी तरह से सेम जो है पेमेंट साइड में डेट्स और आपका ये पर्टिकुलर और एलएफ के लिए भी कॉलम, और यहां पर आपने दोनों कॉलम जो है एक कैश का और एक बैंक का कॉलम बना दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हम अपना फॉर्मेट तैयार कर देते हैं, आपको फिर समझाएंगे इसके बारे में। यहां लिखेंगे कैश बुक और यहां डेट्स, ठीक है, और ये रिसिप्ट साइड आपका, ये एलएफ और ये यहां पर कैश का कॉलम और ये बैंक का कॉलम। ठीक है, और इसी तरह से यहां फिर डेट और ये पेमेंट साइड आपका हो गया, पर्टिकुलर में आपने पेमेंट लिखना है। ये है आपका एलएफ और यहाँ कैश के लिए कॉलम और ये आपका बैंक के लिए कॉलम। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों बना लिए कॉलम। जो है यहाँ हम लिख देंगे अमाउंट का कॉलम है, तो अमाउंट जो है रुपीज में ही लिखा जाता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूं कि आप ये कहेंगे सर ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि कैश बुक के अंदर 2 कॉलम बैंक का कॉलम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेटे जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कैश बुक जो है एक तरह से दोनों काम करती है, लेजर का भी काम करती है और आपकी जर्नल का नहीं डे बुक का काम भी करती है, और इसके साथ साथ जो है लेजर का काम भी करती है। तो अगर हम कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम बना लेंगे तो ये भी, यानी बैंक कॉलम बना लेंगे तो वो भी हमारे 2 काम हो जाएंगे, यानी वो उसका जनरल भी वहां हो जाएगा और उसके लिए स्पेशल आपको बैंक अकाउंट को भी लेजर में अलग से नहीं खोलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यह 2 पर्पस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही लिखना है और इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन लिखना है। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसके अंदर पर्सनल अकाउंट के रूल ही लागू होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब बैंक को आप दे रहे हो, यानी बैंक अगर आपसे रिसीव कर रहा है, यानी आप उसको पे कर रहे हो, तो आप बैंक को डेबिट करेंगे। और जब अगर आप
कि यानी आप बैंक से ले रहे हो, है ना, गिवर है बैंक, तो आपने क्रेडिट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और या आप किसी भी तरीके से बैंक में अगर पैसा आप दे रहे हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे, और यदि बैंक से आप किसी को पैसा दे रहे हैं यानी किसी को पेमेंट करवा रहे हैं या खुद निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब रही बात ओपनिंग बैलेंस की, जैसे कि हम कैश बुक के अंतर्गत यहां लिखते थे, अगर ओपनिंग बैलेंस दिया था तो कैश बुक का एक ही बैलेंस होता है और वो होता है डेबिट बैलेंस, तो हम लिखते थे टू बैलेंस बीडी। इसी तरह से अगर बैंक का भी बैलेंस दे रखा है, बैंक के बैलेंस दोनों हो सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस अगर दिया हुआ है तब तो डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं, उसको फेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं, यानी हमारे अगर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस दे रखा बैंक का, फिर हमने इस साइड में लिखना है बाई बैलेंस बीडी। क्लियर, समझ में आया कि बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसके बाद बेटे एक टॉपिक आता है कॉन्ट्रा एंट्रीज का। कॉन्ट्रा एंट्रीज हिंदी में कहा जाता है विपरीत प्रविष्टियां। अब कॉन्ट्रा एंट्रीज कब होती है बेटे? कॉन्ट्रा एंट्री कब होगी कि जब आपने जर्नल सीखा है, बिल्कुल सीखा है, तो जर्नल में जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। मिनिमम कितने होते हैं? 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं एक ट्रांजैक्शन के अंदर, तो एक अकाउंट डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जैसे कैश पेड टू मोहन, तो आपने एंट्री क्या करनी है, मोहन डेबिट टू कैश, हो गया ना। तो इसमें एक अकाउंट कैश का है और दूसरा मोहन का है। लेकिन कॉन्ट्रा कब होती है? कॉन्ट्रा तब होती है कि जब उस जर्नल एंट्री के अंदर यानी एक ट्रांजैक्शन के अंदर इफेक्ट होने वाले दोनों अकाउंट कैश और बैंक हो, एक कैश हो और दूसरा क्या हो, बैंक हो, तब हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा क्यों होगी? क्योंकि अगर सपोज करें कॉन्ट्रा प्राय 2 ही चीजों की होती है। एक तो बैंक में कैश डिपॉजिट करने की, अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो रिसीवर कौन होगा, बैंक होगा। और गोज आउट क्या हो रहा है, क्योंकि कैश अकाउंट आपका कौन सा है, रियल अकाउंट है, और गोज आउट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए रिसीवर बैंक है तो रिसीवर के हिसाब से बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना, और कैश गोज आउट हो रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री तो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो अब हमने क्या करना है कि बैंक जो है वो रिसीवर होता है, तो हमने यहां बैंक के लिए तो लिखना है टू कैश, और अमाउंट कहां लिखेंगे, बैंक में, क्योंकि रिसीव कौन कर रहा है, बैंक। जा कैसे रहा है, कैश के थ्रू जा रहा है, यानी हम डिपॉजिट कर रहे हैं ना। और क्योंकि उसमें एंट्री बन रही है आपकी क्या, जब बैंक में डिपॉजिट करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक क्योंकि वहां पर रिसीवर बैंक तो रिसीवर हमने डेबिट कर दिया, बैंक में लिख दिया, लेकिन कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, कैसे हो रहा है, बैंक में, बाई लिखेंगे बैंक, अमाउंट कहां लिखेंगे, कैश में। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों ही पोस्टिंग इसके अंतर्गत आई है, तो इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री की निशानी के लिए हम जो एलएफ वाला कॉलम होता है दोनों तरफ उसमें सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रा। और आप पूछेंगे सर इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट होता है, बाद में आप पोस्टिंग सिखाऊंगा आपको कि हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो यानी कहने का मतलब हर एक अकाउंट को हम लेजर में लेके जाते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं ले जाया जाएगा, कारण क्योंकि इनकी दोनों पोस्टिंग यही हो चुकी है, इसलिए नो नीड टू कैरी आउट इन लेजर। और ये केवल निशानी करने के लिए हमने इनके आगे क्या लिख दिया, सी, के जिनके आगे सी लिखा हुआ है उनको हमने लेजर में लेकर के नहीं जाना। तो बेटी कॉन्ट्रा एंट्री एक तो किस बात की होगी, अगर हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और क्या होगा, क्योंकि बैंक रिसीवर है तो टू कैश लिखेंगे, और जो कैश है वो गोज आउट हो रहा है लिखेंगे क्या, बाय बैंक, यही इसकी होगी, ठीक है। और एक होती है आपकी कि विथड्रू फ्रॉम बैंक, लेकिन विथड्रू फ्रॉम बैंक हर बार कॉन्ट्रा नहीं होगी। विथड्रू फ्रॉम बैंक 2 तरह का होता है, एक तो होता है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ड्रॉइंग पर्पस, पर्सनल पर्पस, अगर ओनर पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है इसकी कॉन्ट्रा नहीं होगी,
ठीक है ना। और यदि विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या उसको बिजनेस यूज भी कह देते हैं, दोनों एक ही बात है। ऑफिस और बिजनेस यूज के लिए विथड्रू फ्रॉम बैंक होगा तब कॉन्ट्रा होगी, ठीक है ना, तब क्या होगी, कॉन्ट्रा। लेकिन ड्राइंग पर्पस के लिए निकालेंगे तो पता है दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक तो ड्राइंग और दूसरा बैंक। कैश नहीं अफेक्टेड होगा क्योंकि कैश नहीं आ रहा है। कैश कहां जा रहा है, प्रोपराइटर के घर में जा रहा है, बिजनेस में नहीं आ रहा। क्लियर, इसलिए उसकी कॉन्ट्रा नहीं करनी है। कॉन्ट्रा किसकी करनी है, जब कैश विथड्रू हो ऑफिस पर्पस के लिए यानी बिजनेस पर्पस के लिए, तब क्या होगा, कैश कमजिन होगा। कैश क्या होगा, कमजिन होगा। और गिवर कौन होगा, बैंक होगा। तब हम एंट्री करेंगे क्योंकि कैश कमजिन होगा तो हम लिखेंगे टू बैंक। कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। कहां लिखेंगे अमाउंट, कैश में, और यहां क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा। और इधर क्या लिखेंगे, बाय कैश, और अमाउंट कहां लिखेंगे, बैंक में। अमाउंट कहां लिखेंगे, बैंक में, और यहां क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा। तो ये दो ही चीज की स्टूडेंट्स क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा, आगे कोई बात आएगी तो मैं आगे भी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं और इलस्ट्रेशन है मेरे पास 6 नंबर इलस्ट्रेशन, तो ये मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है ना। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से आपने क्वेश्चन करना। स्टार्टिंग धीमे करते हैं और बाद में धीरे धीरे जो है ट्रेन की तरह से हमें स्पीड भी पकड़ना होता है, ठीक है। तो अब देखिए 6 इलस्ट्रेशन है मेरे पास। यहां लिखा है इसने कि कैश इन हैंड 2017 इसने लिखा है सबसे पहले, और यहां है कि जनवरी 1 ये कह रहा है कि कैश इन हैंड, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कैश इन हैंड इसने देखा 4000, कैश इन हैंड मतलब कैश बैलेंस, ठीक है। 4000 हमने कैश कॉलम में लिख दिया। इसके बाद बोलता है कैश एट बैंक। देखिए ये भी कैश एट बैंक यानी बैंक का बैलेंस है, तो ये भी किस साइड में लिखेंगे, डेबिट में ही लिखेंगे। तो यहां बार बार आपको टू बैलेंस बीडी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश का कितना है 4000, तो यहां बैंक का लिख लीजिए 12000, बस एक ही बात लग गया, ठीक। इसके बाद है फोर्थ को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखिए आपने सेल किया गुड्स, ये तो आपको पहले ही पता है किस तरह से करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो कर देंगे टू सेल्स, और अमाउंट कहां लिखेंगे, कैश में। कितना है 13200, ये देखिए। फिर कहता है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, सुरेश से मिला। फिफ्थ को ये भी क्या है, रिसिप्ट है कैश की, और यहां लिखेंगे टू सुरेश, टू सुरेश। ये कितना है स्टूडेंट्स, ये है 2500 लिख दिया हमने। इसके बाद बोलता है कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक चेक मिला रवि से और वो तुरंत कहां भेज दिया, बैंक में। तो आपने यहां ये लिखना है क्या, 6 को टू रवि, और रिसीव्ड किसके लिए है, बैंक के लिए रिसिप्ट है, तो बैंक में लिखेंगे आप कितना है 6400, ठीक है। अब ये लिख दिया कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि इमीडिएटली या सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तब तो आपने सीधा लिखना है इसको बैंक रिसिप्ट मान के टू रवि करके। लेकिन अगर लिखा होता कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि और उसके बाद कुछ नहीं लिखा होता इस लाइन में, तो हम ये मानते कि चेक को बैंक में नहीं भेजा गया, ठीक है। और एक बात और भी, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि लिखा होता और उसके बाद हमने इसको देखना होता कि बाकी के ट्रांजैक्शन में रवि वाले चेक का कुछ हुआ क्या। अगर रवि वाला चेक किसी और दिन बैंक में डिपॉजिट होता है तो आपने इसको बैंक रिसिप्ट उस दिन नहीं माना जिस दिन ये चेक मिला है, इसलिए कैश बुक में लिखेंगे नहीं, क्योंकि कैश नहीं मिला, चेक मिला है, ठीक है ना। तो आपने उसकी जर्नल में एंट्री करनी है, और जर्नल में एंट्री क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, चेक इन हैंड। क्या आया, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, रवि, ठीक है। यहां नहीं लिखे। हाँ, अगर किसी अदर डे में, जैसे ये 6th को आपको मिला और कहता है 7th को या 8th को 9th को कहता है कि रवि जी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तब आप एंट्री क्या करेंगे, तब रिसीवर कौन है, बैंक का, बैंक को डेबिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, और रवि को क्या करेंगे, रवि को क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे।
तो यानी उस दिन आपने क्या लिखना है, जिस दिन चेक अगर किसी अदर डे में जमा किया है तो उस दिन आप लिखेंगे, मान लो 8 को किया तो आप टू रवि नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे टू चेक इन हैंड बैंक, ठीक है। तो आगे आ जाएगी एंट्री इस तरह की। और 6 को तो आपने समझ लिया। उसके बाद 7 सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, पेमेंट है ना, थ्रू चेक। तो यहाँ गिवर कौन है, बैंक है। तो यहां लिखेंगे आप क्या, 2017 और ये जनवरी जो आपका जो रखा इसमें 7 सैलरी पेड बाय सैलरी। अगर कैश में दी जाती कैश कॉलम में, लेकिन ये चेक से दी गई बैंक कॉलम में लिखेंगे 7600। और उसके बाद फिर कहता है पेड सुधीर बाय चेक, ये लीजिएगा यहां भी लिख दीजिए किसको दिया, बाय सुधीर। कैसे दिया, चेक से दिया तो बैंक में लिख देंगे। सुधीर के कितना दिया था, 5000 ये जी। और फिर उसके बाद फिर उसने कहा पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये नहीं लिखा कैसे दिया, कैश दिया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 12 को बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये आपके कितने हैं, ये 1200 कैश में लिखेंगे, ठीक है ना। बाई चेक होता तो बैंक में लिखते। और उसके बाद फिर बोलता है कैश परचेजेस, बिल्कुल सही बात है, बाई परचेज कैश परचेज है। ये है आपका कितना, 8000 का। और उसके बाद इसने लिखा है कैश सेल, सॉरी 16 को देखिए पहले, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिट की क्या होती है, कॉन्ट्रा होती है। तो आपने 16 को यहां करना है, कैश को बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या लिखेंगे, टू कैश, क्योंकि बैंक में आया ना पैसा, कितना 10,000 बैंक में लिखना, टू कैश अमाउंट बैंक में लिखना। और इधर भी आपने 16 वाले दिन कॉन्ट्रा में लिख दिया हमने, बाय जो है बैंक लिखना है। और क्योंकि कैश गया, गोज आउट 10,000 कैश, ओके। और यहां क्या लिखना है, कॉन्ट्रा। और उसके बाद फिर आ जाएगा कैश सेल, ये आपका 15,100 है, ठीक है। तो ये कब है, ये आपका 20th को है, लिखेंगे टू सेल्स 15,100। और उसके बाद फिर देखिए बेटा, फिर लिखता है कि परचेज सेम डेट वही है, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। तो यहां लिखें बाय मशीनरी, सेम डेट में, यानी ये आपकी डेट थी 20th को, 2 ट्रांजेक्शन है एक ही दिन में, बाय मशीनरी। और मशीनरी आपका कितने का है, ये था 6800 का, 6800, ठीक है। और फिर 21 को भी बोल रखा है, लिखा क्या है, लिखा है कि पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। मशीनरी की इरेक्शन के लिए वेजेस दिया है, तो वेजेस नहीं लिखेंगे, मशीनरी ही लिखेंगे। आपको जर्नल में मैंने बताया था कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है मशीनरी की स्थापना के ऊपर, तो उसको बाय लिखेंगे, मशीनरी, बाय मशीनरी 400। और इसके बाद फिर आते हैं हम 22 को, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, क्योंकि ऑफिस यूज के लिए निकाला तो क्या होगी, कॉन्ट्रा होगी, ठीक है ना। जब निकालेंगे तो कैश के लिए रिसिप्ट होगी। तो आपने यहां लिखना है 22 को टू बैंक कैश कॉलम, या लिखेंगे टू बैंक। और ये अमाउंट है आपका कितना, 7500, ये कैश में लिखेंगे। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा है इसलिए सी लिखेंगे। और यहां आपने लिखना है 22 और लिखेंगे बाय कैश, और अमाउंट कहां लिखेंगे, बैंक में, और 7500, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखता है कि 23 को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेम डे डिपॉजिट हो गया तो आपने क्या लिखना है, 23 को टू अनिल, टू
अनिल और ये चेक था 4600 का, तो आपने बैंक में लिख देना, ठीक है। और इसके बाद फिर कहता है 27 को अनिल चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर्ड। बेटे डिसऑनर्ड का मतलब समझते हो कि बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, उसकी पेमेंट करने से इनकार कर दिया। आपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक के नाम लिख दिया। अब अगर डिसऑनर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको क्या कर देना, अपोजिट कर देना है। 23 डेट क्या थी वो 27 लिखना बाई अनिल है, और चेक को पहले डेबिट किया था, क्रेडिट कर देना 4600, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसमें कॉन्ट्रा नहीं लिखनी है क्योंकि डेट अलग अलग है। अनिल से 23 को मिला, बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने टू अनिल लिख दिया, लेकिन 27 को बैंक ने इसको क्या कर दिया, पेमेंट से इनकार कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर देना, बस कैंसिल हो जाएगा। आपने लिख देना बाई अनिल बैंक, हो गया। और इसके बाद फिर कहता है 28 को परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, बिल्कुल सही है। 28 को लिखेंगे बाई कंप्यूटर या बाई ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट आपका 8000 जब बैंक में लिखेंगे क्योंकि पेमेंट किससे हुई है, चेक से हुई है। फिर उसके बाद आइएगा पेड चैरिटी, तो आप लिख देंगे 30 को बाई चैरिटी, ये है आपकी 120 कैश में। और फिर लिखता है पेड इनटू बैंक, यानी बैंक में डिपॉजिट किए तो कॉन्ट्रा हो गई। तो डिपॉजिट करेंगे कब, 31 को, तो आप लिखेंगे टू क्या, कैश, और कितना 12,000 बैंक में, और यहां क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा। और यहां आपने 31 डेट डालना और बाय लिखना है बैंक, अमाउंट कहां लिखेंगे, कैश में 12, ठीक है। ये सम तो आपका कंप्लीट होगा। अब आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। स्टूडेंट्स बैलेंस कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। पहले आपने टोटल रिसिप्ट करना है, यानी कि टोटल रिसिप्ट। अब देखिए 4, 17, 19 और 29, 34, 41, 42,300, कितना आ रहा है, 42,300 टोटल आ रहा है। इसी तरह से इसका भी क्या कर लेंगे आप, रिसिप्ट साइड का टोटल करें, 12, 18, 28, 32, 34, 44,000, 45,000 आ गया, 45,000। इसी तरह से लिखेंगे टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट्स, और पेमेंट्स का जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 19, 25 और 27, 37, 100, 37, 500, 38, 300, 38, 520, 38,520, ये देखिए 38,520 टोटल पेमेंट आया है। और बैंक की पेमेंट कितना है, 12, 7, 19, 24, 31, 32,800, 32,700। अब देखिए इनका रिसिप्ट ही दोनों साइड का ज्यादा है, तो इसका मतलब बैलेंस किधर लिखा जाएगा, लिखेंगे बाई बैलेंस CD, और बैलेंस इसका आएगा 37, इसका 3780, ठीक है। और इसका बैलेंस आएगा 12,300, टोटल करेंगे 45,000, और इसी तरह से 42,300 टोटल कर देंगे, इधर भी टोटल है ही। और बाद में बैलेंस किस साइड का, इसका है, तो आपने लिखना है फरवरी 1 को टू बैलेंस BT। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आपने इसी तरह से सम करने हैं, ठीक है। आप इसमें कम से कम 2 सम तो करके देखेंगे, 6 और 7, ठीक है। ऑल द बेस्ट।